बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पर तौसीफ बुखारी साहब हैं और उनके साथ चौधरी अमजद रब्बानी साहब हैं। ये सीनियर तज़किया नगार हैं। प्रोग्राम का आगाज मैं तौसीफ बुखारी साहब आपसे ही करूंगा। सर, इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा वज़ीर आज़म का बयान आया है, बकिया जो इदारों का है कि जी पाकिस्तान को अगर 2 साल इसी तरह चलाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। पिछले 2.5-3 साल से जब से पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी हुई है, यही तसलसल था, तो अब तक इनसे बेहतरी क्यों नहीं लाई जा सकी? पहले तो ये बताइएगा। सर, अगर आप किसी चोर चक्के को किसी इंसाफ के तराजू उसके हाथ में थमा देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? बात यह है कि ये वो मटेरियल ही नहीं है जिनको हुकूमत थमा दी गई हुई है। ये वो लोग ही नहीं है जो कोई फलाह बहबूद के काम कर सकें, कोई जो मुल्क की तरक्की कर सकें, कोई अवाम की देखभाल कर सकें। ये वो मटेरियल नहीं है। हम बहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी हम बाहर से बैठ के जो सूरत हाल देख रहे होते हैं वो हम मुख्तलिफ जाविये से इसलिए देख रहे होते हैं कि एक तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमारे साथ जो जो वहां पे पेश आ रहा है, उस मुल्क में जो सिस्टम्स हैं, जो हालात हैं, हम एक तो उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और फिर हम उसका सामने एक तकाबली जायजा भी कर रहे होते हैं अपने मुल्क के हालात का। यकीन करें, शर्मिंदा हो जाते हैं हम देख के कि इतनी कॉमन सेंस की जो बातें होती हैं वो इनकी एलीट में नहीं है, हमारी मुल्क के चलाने वालों में। और ये कह रहे हैं जी मईशत को ठीक करेंगे। और ये वो सब लोग चोर हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ सबूत पेश किए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हुए हैं और ये उन्हीं को वो रिवर्स कर करके जज भी अच्छा, इनके। तस्वीर साहब ये कहते रहे हैं शुरू में कि अब इमरान खान बैठा हुआ है, ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेगा और जब आर्मी चीफ लगा लेगा तो फिर हमारा धर्म पक्का कर देगा, हमारे केसेस ओपन कर देगा और फिर लंबा इक़्तिदार एंजॉय करेगा। तो इमरान खान ने तो किया नहीं है, लेकिन इन्होंने उसकी जो पॉलिसियां जो उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, अब इन्होंने मिनवन उसी पर ही अमल कर लिया है। वो सर जी, इनकी इनकी लॉबी स्ट्रांग है ना जी। इन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं, इन्होंने सारी चीजें पहले इंस्टॉल की हुई हैं। ये आज की वारदात नहीं कर रहे हैं, ये पिछले 30-40 साल से जब तक जो मुझे होश है, जब से मुझे होश है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में भी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी रहा हूँ, 14 साल मैंने वहां भी की है। उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर आया। मैंने जो हालात इनके वहां सर्विस में रह के देखे हैं, ब्यूरोक्रेसी के और इनके ऐसे सियासतदानों के, ये वही लोग हैं जो उस वक्त कसम से पहले तो तहसीलदार को खरीदते फिरते होते थे, मिन्नतें करते फिरते होते थे, ये उस लेवल के थे। आज ये इतने बड़े लेवल के चोर हो गए हैं कि चीफ जस्टिस को ये खरीद लेते हैं। इन्होंने हर जगह पे अपने बंदे लगवा दिए हुए हैं। चीफ जस्टिस इनकी अपनी मर्जी का होगा, आर्मी चीफ भी इनकी अपनी तबीयत का होगा, और इसी तरह के हर इदारे में जहां जहां से इनको पकड़े जाने का खतरा होता है या इनसे कोई अकाउंटेबिलिटी का इनको खतरा होता है, ये पहले वहां पे अपने बंदे इंस्टॉल करके ये इसीलिए चल रहे हैं। इमरान खान तो सीधा साधा आदमी था, वो तो क्रिकेट खेलता हुआ निकला। वो बेचारे को पता नहीं इंसानियत भलाई का क्या शौक चढ़ा उसको, उसने चंगा भला अपने सारा खानदान भी बर्बाद कर लिया इनके पीछे और आके वो फंस गया इधर गनों के नहीं, पीछे। लेकिन सियासत का शौक था, लेकिन सियासत करनी चाहिए और सियासतदान तो वो बन गया। आप मुझे समझते हैं कि सियासत करता, लेकिन इनकी तरह सियासत नहीं ना सीख सका। इन्होंने तो बदमाशों से भी राब्ते रखे हुए, इन्होंने चोरों से भी, इन्होंने तो दहशतगर्दों से भी राब्ते रखे हुए, इन्होंने तो अपने बदमाश पाले हुए और बदमाशी के तौर पे ये सियासत करते थे। वो चले शरीफ आदमी आगे भी तुम्हारी सियासत कैसे चलेगी इनके दरमियान में? घर साहब साथ ही रहिएगा। कार साहब, क्या समझते हैं इस वक्त 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिश की जा रही है और फिर आपको पता ही है जब आप नई तरमीम लाएंगे तो उसके अंदर आप अपने मनपसंद कवानीन बना लें, फिर जो मर्जी आप करें, आपको कोई पूछ कुछ नहीं होगी। अब एक ही डर है इनको कि अगर नया चीफ जस्टिस आ जाता है तो वो फिर हमारे लिए रुकावटें खड़ी करेगा। इससे बेहतर है कि उसका रास्ता रोका जाए। काजी साहब, मुझे एक चीज बताएं। आपको इतना अरसा हो गया है ये तजियाकारी करते हुए और एंकर भी बड़े अच्छे हैं, आप नामवर एंकर हैं माशाल्लाह। मुझे आज तक बताएं कि पाकिस्तान के हक में आज तक किसने बात की है? पाकिस्तान को
बनाने के लिए या पाकिस्तान के कानून पर नाफज करने के लिए किसने कोई काम किया? ये तो शख्सी जंग है। इनके नहीं होता है ना, हमारे बड़ों ने अपनी उम्र गुजार ली। नहीं खैर साहब सुने ना, मुझसे आप पूछ रहे हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी बासियत कौम बेइज्जती है। हमने बोलना छोड़ दिया। हमें बिजली महंगी मिली तो हमने कहा जी जनरेटर ले लो, यूपीएस ले लो, और मुतबादल लेते जो लाइनों में लाके जूते खाते रहे। पेट्रोल महंगा, डीजल डलवा लेते हैं, थोड़ा डलवा लेते हैं। कभी बोलने की जरूरत की हमने? तो जब नहीं की तो फिर एक टाइम आएगा वो हमारे सर पर चढ़कर हमें नाच रहे हैं और जूते भी मार रहे हैं। सर बोलने की हैसियत क्या है आपकी? किस हैसियत से बोलेंगे आप? यार हर मुल्क की आवाम ही ताकतवर होती है, आवाम ही फैसला करती है। आपको बांग्लादेशी ने बता दिया, आपको श्रीलंकन ने बता दिया कि आवाम फैसला करती है, कोई उसके ऊपर आकर रूल नहीं करता। लेकिन आवाम को अपनी ताकत को ड्रा नहीं कारी अपना सुने अपना 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 काजी साहब, यहाँ पे हम इनफरादी जंग करने के कायल हैं। हमने कभी पाकिस्तान की इज्तिमाई जंग लड़ने का नहीं सोचा। अब देखें, मैं आपको बताता हूं कि कल यूटिलिटी स्टोर वाले उधर बैठे हुए थे, 7 दिन वो वहां पे बैठे रहे हैं। आज उनके मसाइल हल हो गए हैं और उन्होंने कहा जी इदारा बंद नहीं होगा। जो जो अपने हक के लिए निकलेगा उसको ये जो अब देख रहे हैं, फकीर है वो मांगता है तो उसको भीख पड़ती है। घर में रह के तो कोई भीख नहीं देता। आप बाहर मांगेंगे भीख मिले देंगे आपको, आना दो आने आपकी हथेली पर रख देंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना, मेरे सवाल का आपने जवाब दे दिया कि भाईजान आवाम निकलेगी और यही ताकतवर होती है। आवाम से ऊपर कोई ताकतवर नहीं होता, वो निकलेगा अपना हक ले लेगा। वो चंद आपने हजार कह दिए कि यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स निकले, आपने मुतालबा मनवा लाए। इससे पहले धरना हुआ फैजाबाद में, वो अपने मुतालबत मनवाए, और इसी तरह बाकी जमातें भी करती रही। तो फिर जब जत्थे जाएंगे फिर इनको तकलीफ होगी। तो आप एक रास्ता खोल रहे हैं ना कि भाईजान ये हालात में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पैदा करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज ठीक है आंखें बंद किए रखें। सर मेरी बात सुने, मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बड़ी जरा थोड़ी सी मद का खेज है लेकिन वो इस पे बिल्कुल फिट आएगी, इस चीज पे, इस निजाम पे। वो एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। वो रिटायर हुए जब, तो उनके घर में एसी नहीं लगा हुआ था। वो बेगम ने फरमाइश की कि यार मुझे ना चोई साहब एसी लगवा दें, घर में बहुत गर्मी होती है। अब वो रिटायर मुलाजिम था, उसने जनाब बेगम को एसी लगवा दिया। अब जब महीने के बाद बिल आया तो वो मोहल्ले का लड़का ही था जो बिल तकसीम करता था। वो लेके आई साहब के पास आया, आई साहब आपका बिल आया है 35,000 रुपए और आपकी जो पेंशन है वो तो 30,000 रुपए है। अब आप क्या करेंगे? अब वो चोई साहब कहते हैं कि चल यार कोई गल नहीं पुत्र, खैर है तेरी चाची तो ठंडी हुई है ना। यही हिसाब है कि उजड़ी मईशत, बदअमनी, महंगाई और करप्शन और इनकी नाअहली और शोबाजियां देखने के बाद हम अब ये कह सकते हैं कि इनको लाने वाली ताकतें तो खुश हो गई है ना। पाकिस्तान जाए बाढ़ में, पाकिस्तान की खैर है, पाकिस्तान की खैर है। पाकिस्तान तो चल रहा है, चलता रहेगा। इनके लूटने से पाकिस्तान नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक मेरे अंदर लहू है मैं इस पाकिस्तान के गुलदस्ते को सींचता रहूंगा। मैं इसकी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालता रहूंगा। ये मुझे निचोड़ते रहेंगे, ये बिलों की सूरत में, टैक्स की सूरत में, और स्कूलों की फीसों की सूरत में, और टूल टैक्सों की सूरत में। ये मुझे निचोड़ेंगे। अब मैं जो कमाऊंगा मैं अपनी औलाद को नहीं खिला सकता, अच्छा खाना नहीं खिला सकता, मैं उनको दवाई नहीं दे सकता, मैं उनको अच्छे स्कूल में नहीं दे सकता। मैं इनकी जेबें भर के इनके प्रोटोकॉल के लिए पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, और मुझे कोई नहीं। ये मेरी खुशी है, मैं अपनी खुशी से करता हूँ। ये मेरी खुशी है, इसमें मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। तो काम में ना अपना हिस्सा डालता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। मैंने सही नहीं होना। मैंने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी अपना हिस्सा डालता रहेगा। ये मेरे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी है। बुखारी साहब मुझे बताइएगा, हमारे जितने भी हमारे मुआशियात है वो कहते हैं कि असूली तौर पर तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और जब आप दिवालिया हो चुके हैं तो फिर आप अखराजात में कमी लाते हैं, अपने अलल्ले तलल्ले छोड़ते हैं, अपनी याशियां कम करते हैं। हमें नहीं नजर आ रहा हमारे हुक्मरानों ने संजीदगी से तरफ सोचा भी होगा, और इनकी ना याशियां बंद हो रही है, ना इनके अखराजात कम हो रहे हैं, और बैंकों से लोन ले रहे हैं। आप कहते हैं IMF में लोन दे, और इसी तरह कर्जे लेकर कर्जों के मुल्क चला रहे हैं। और कब तक चलाते रहेंगे मुझे बताइए। कोई नहीं दे रहा कर्जा, में कोई नहीं दे रहा, कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। मैं आज इत्तेफाक से एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, वो कोई बंगाली साहब है, क्या नाम है उनका,
बिल्कुल कैसर बंगाली साहब, जी, कैसर वो बता बंगाली। रहे थे कि हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, हम अपने असासे गिरवी बेचना चाहते हैं, हमारे कोई असासे खरीदने वाला तक नहीं है। से भी नहीं ले रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो हालत हो गई है। अब वो रब्बानी साहब ने बात ही खत्म कर दी, इन्होंने तो इतनी बात कर दी कि मेरे वो तो मुंह को चुप कर लग गई है कि हम इनको खून सेंचते रहेंगे, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। ये आला इक़्तिदार जो भी है, मैं तो खुल के बात करने का आदी हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ अल्लाह के अलावा ना। और मैं तो आसिम मुनीर को इसी आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, ओ भाई तुमने अगर मुल्क चलाना है तो भाई चलाओ, ओ लेकिन खुदा के लिए किसी तरक्की की तरफ हमें जाकर दिखाओ। सर मुशर्रफ ने चलाया था, मुशर्रफ ने चलाकर दिखाया तो आपको। भाई कोई भी चलाए मुल्क मेरी तरफ से, मुझे खुशी होगी मेरे मुल्क को चलाया जा रहा है। ओ भाई आसिम मुनीर तुमने चलाना है, लेकिन मुझे तुम कम से कम महकमे तो ठीक करके दिखाओ। मईशत को रोते हैं, हमारा मसला मईशत है ही नहीं, मईशत से पहले हमारा मसला अखलाकियात का है। सर हमारे अंदर कोई इंसान का बच्चा नहीं मिलता है हमारे पूरे पाकिस्तान में तो क्या पूरे पाकिस्तानियों में मुझे बता दें आप, कोई चीफ जस्टिस हमारा कोई इंसान है बैठा हुआ जिसको अच्छा इंसानियत का बुखारी, एहसास हो? सॉरी बुखारी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे एक सवाल का छोटा सा जवाब दें। जब हम इल्म पढ़ते हैं तो हम काजी कहलाते हैं, जब हम हज करते हैं तो हम हाजी कहलाते हैं, तो जब हम ये हराम खाते हैं तो हरामी क्यों नहीं कहलाते? ये जरा बताएं ना, क्यों नहीं लिखवाते अपने नाम के साथ हरामी? खिलाना चाहिए हमें वो तो हम लगाएंगे, वो नकब तो आप दे सकते हैं। मुझे तो पाकिस्तानी की बजाय ना अगर हरामी कहना शुरू कर देना तो मैं वो भी मान लूंगा, क्योंकि हमारे करतूत ही ऐसे हो गए हैं। शर्म का मकाम है हमारे लिए कसम से। और मैं अपने इन बाख्तियार ये मुल्क चलाने वालों को मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि खुदा के लिए तुम ही चलाओ, और लेकिन यार कोई इंसान के बच्चों की तरह चलाओ। बहुत हो गई यार, बहुत हो गई। बच्चे छोटे छोटे, यकीन करें पाकिस्तान में अब देखते हैं, तो हम तो चलो अल्लाह का शुक्र है खा पी लेते हैं, मजदूरी करते हैं, हमें यहाँ पे कोई हमारे पास दबाव है ना कुछ है। वहां पे यकीन करें दूध पूरा नहीं मिलता बच्चों को खून की कमी हो रही है, गरीब आदमी है। यकीन करें एक जाके वो एक दिन लीमू लेने गया बेचारा एक बच्चा को छोटा जी, वो कहता जी मैं 100-150 से नीचे तो मुझे वो छोटी सी चीज भी नहीं मिल रही है, मैं अपने बुखार को कैसे, मैं अपने उसको पानी कैसे पीऊं, मैं अपनी नमकियात कैसे पूरे करूं। यकीन करें खुदा के लिए इन करते धरतों को मैं कह रहा हूं, खास तौर पे इस वक्त तो मेरे नजर में तो आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है ना, तो आसिम मुनीर साहब खुदा के लिए ये बंदर के बच्चे जो आपने रखे हुए हैं ना हुकूमत में, इनको चेंज करो। कोई इंसान के बच्चे लेके आओ, कोई पाकिस्तान की शिनाख्त रहने दो, कोई हम मुल्क बाहर के मुल्कों में हैं, हमें कोई इज्जत से बाहर निकल लेने दो। यकीन करें कि एक जमाना होता था कि हम बड़े फखर से जाते थे पाकिस्तान से बाहर। मैं चाइना में भी रह के आया हूं, मैं हांगकांग में भी रह के आया हूं। यकीन करें पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत की जाती थी, मगर यकीन करें आजकल जिधर जाओ हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इनकी हरकतों की वजह से। तो हमारा मसला अखलाकियात का है, माशियत तो हम तो भूखे नंगे होके भी जी सकते हैं, हम फाके काट के भी जी सकते हैं और जीते रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कोई अमीर आदमी नहीं थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, हम भी चटनियों से रोटी खा के खुश हो जाते थे, हमने गुजारे किए हुए हैं। हम वो जनरेशन है सर, हम वो जनरेशन है जिन्होंने लस्सी के साथ और रोटी और ये फ्रूट के साथ या चटनी के साथ, नमक मिर्च के साथ रोटी खाई हुई है, प्याज के साथ रोटी खाई हुई है सर, और अल्लाह का शुक्र अदा किया हुआ है। हाँ जी। 635 रुपए मेरी पहली तनख्वाह थी, 635 रुपए 1984 में। मुझे याद है मेरी अम्मी जब मैंने पहली तनख्वाह जाके उनके हाथ पे रखी, इतनी खुशी, 200 रुपए उसी वक्त निकाल के मस्जिद में भेजे, बाकी काम किए। मगर वो भी हमारे लिए इतने थे कि लाखों से ज्यादा अच्छे थे। यकीन करें कि यार समझ नहीं आती भी, आप लोग, आपको अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है, आपको अरबों रुपए की तौफीक दे रहा है, वो खुदा के लिए आपकी इंसानियत कहाँ चली गई? हुकूमत करनी है तो इंसानों के लिए इदारों को ठीक करें भाई, मईशत खुद अच्छा बुखारी साहब ये बताएंगे, बुखारी साहब मेरा एक सवाल है आपसे, ये बताएं कि ये जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है कि वो पाकिस्तान का क्या बनेगा? आपकी तो वहां पे अरबाब इख्तियार से भी और लोगों से बात होती रहती है। अब वो क्या सोच रहे हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पाकिस्तान में है, अब वो पैसे पाकिस्तान भेजेंगे? अगर भेजेंगे तो वो किस कंडीशन पे भेजेंगे? वो क्या होगा पाकिस्तान का अगर आपने ओवरसीज लोगों ने पैसे बंद कर दिए पाकिस्तान में भेजने, यहाँ सरमायाकारी आप नहीं करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा? सर ये थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे भी।
सर मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं लोगों की तो खैर मिले जुले मायूसी बहुत है हर पाकिस्तानी में यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं पहले फिर भी हमें कोई कैंपेन चलती थी, कोई सैलाब आता था, कोई ज़ल्ज़ला आता था, हमने मिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठे करके कर दिए हुए हैं। हांगकांग में मैं होता था, हांगकांग के कौंसलर जनरल के साथ हम मिलकर कैंपेन चलाते थे सारे पाकिस्तानी। हमने मिलियंस रुपए और भेजते भी हम फौजियों के, हम कहते थे कि किसी सियासतदान को नहीं, फौजी सरबराह को भी भेजेंगे हम। यकीन करें हमें उन पे एतबार होता था। बिल्कुल डीएचए वगैरह में जितना सरमायाकारी की है वो ओवरसीज पाकिस्तान ने की है, डीएचए इन्होंने खरीदे हैं। हाँ, हम आम आदमी को पैसे पकड़ाने को तैयार नहीं होते थे। हम शर्त लगाते थे भी हमारी पैसा फौज के किसी अफसर के पास जाएगा, वो जाके अपनी निगरानी में जाके रेस्क्यू का काम करेगा, तो हम आपको भेज रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, अब आप इस बात को तो छोड़ दें, कोई कैंपेन आ रही है, हमारा तो शौक ही खत्म हो गया है पैसे भेजने का। मजबूरी में हम भेजते हैं पैसे उन गरीब रिश्तेदारों को जिनके घर में 2 वक्त की रोटी पकना मुश्किल है। मैं जाती तौर पे पैसे भेजने बंद कर दिए। मैंने सारे बैंक अकाउंट में मैं कोई भी पैसे नहीं भेजता हूँ। अगर किसी मकसद के लिए भेजने भी हो, कहीं सरमायाकारी या किसी को, अब तो सिर्फ उसको भेजता हूँ कि यार जो बेचारा शाम तक जिंदा रहने की अपनी वो कश्मकश में है, जिंदगी गुजारने की कश्मकश में है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ा हुआ उसके पास दवाई नहीं है। सर जी, अगर मैं मेरे जैसा पाकिस्तानी तो जितना भी है वो तो सिर्फ रेमिटेंस इसीलिए भेज रहा है कि उसको अपने गरीब लोगों, रिश्तेदारों, अजीजों की या दोस्तों की या जिनको भी वो जानता है, वो उनके लिए भेज रहा है। पाकिस्तान और मुल्क के लिए हम कोई पैसा नहीं भेजना चाहते। बुखारी साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो हम तो चले हम तो ऑफिस में ज्यादा बैठते हैं, ये काजी साहब का तो ज्यादा फुटवर्क है। ये हर वक्त मैदान में होते हैं। इनको पूछे कि गवर्नमेंट तो हमें लूटा ही लूटा है। जो हमें ये जो सोसाइटीज के नाम पे जो फ्रॉड हुए पाकिस्तान में, और जो ओवरसीज के साथ तो अल्लाह पनाह ना, वो तो आप बात ही ना करें। ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग जो रह रहे हैं, जिनकी बेचारों की कोई पेंशन के पैसे आए थे, या जिन्होंने गांव से कोई छोटा सा मकान बेचा था, वो यहाँ पे लाके सरमायाकारी की। काजी साहब बताएं जरा उसका क्या हालात है इस वक्त, जो सोसाइटीज है वो कहाँ पे क्या, और आप रोजाना कोई ना कोई स्कैंडल पे निकाल करते हैं। कारा साहब, ये जब तब होता है जब ऊपर हुक्मरान करप्ट बैठ जाते हैं। मुझे बताएं, ये जो इदारे होते हैं इनका काम होता है निगरानी करना। जब ये मिली भगत से मिलकर चोरी में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं तो फिर चोरों को खोलकर खेलने का मौका मिल जाता है। मैंने एक सोसाइटी है उसके खिलाफ उसका प्रोग्राम किया। यकीन जाने मुझे एक शख्स की कॉल आई है, वो कहता जी मैंने 3 फाइलें ली हैं, मैं तो अपनी जमा पूंजी लौटा बैठा हूं, और उस बेचारे ने जिस जगह फाइल ली है उस जगह वहां पर अभी प्लॉट है ही नहीं, और जिस ब्लॉक में लिया है। तो वो बेचारा कहता है मैं हार्ट का मरीज हूँ, अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो मैं उसे कहा नहीं आप सब्र करें, आप थोड़ा सा स्टेबल करें। ये हालात एक शख्स के नहीं है, ये हर दूसरे बंदे के यही हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर माफिया काबज हो चुका है और वो माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है, और उसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर वास्ता करने वाला नहीं है। वो कहता जी मैं इनका शजरा नसब किधर जाके मिलता है? इनका शजरा नसब भी तो उन्हीं के साथ जाके मिलता है ना, जो इनको रोजाना वो लाइसेंस देते हैं या कहते हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं। इनका शजरा नसब तो वही आता है नीचे से। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें, बुखारी साहब ने यही कहा ना कि चर्चिल ने कहा कि डालते हैं साफ दे रही है, उन्हें कहा दे रही है, उन्हें कहा मुल्क स्टेबल है। यहाँ इंसाफ नहीं है। इंसाफ जिस दिन हो गया, वसाइल की मुनसफाना तकसीम हो गई, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। यहाँ तो कानून को आप जूते की नोक पर रखे हुए हैं, आपकी कोई बात सुनता है? आपके पास डंडा होता है तो भाई जिसके पास बड़ा डंडा है वो सबसे ज्यादा तगड़ा है। तो यहाँ जो कमजोर है वो मार खाता रहेगा। यही कुछ हो रहा है। हमारे चीफ जस्टिस का हाल ही देख लें। जी, जिसकी जुबान दराज है, जिसकी जुबान दराज है, लगाया हुआ है, जिसके अपने केसेस हैं, जिसके अपने इश्यूज हैं। अब अगर हम ऐसे चीफ जस्टिस को लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि यार तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा कभी हुआ है? वहां पर तो एक कानून है, बड़े से बड़ा ताकतवर भी जवाबदेह है। यहाँ तो बड़े लोग अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। सर जी, आम इंस्पेक्टर रैंक के, सार्जेंट रैंक के अफसरों ने अपने चीफ को पकड़ा हुआ केस में अरेस्ट किया। ओके, मतलब कानून है, कोई काम की जिम्मेदारी है ना। ये नहीं है कि भी मेरा अफसर है मैं इसको जी। अब आप मुझे बताएं, कोई SHO DIG को अरेस्ट कर सकता है आपके मुल्क में? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन लूट मारेगा पहले जाकर।
अगर यहाँ पे किसी ने कोई करप्शन की है, कोई सबूत मिल गया है उसके जुर्म का, तो यकीन करें उसके सिपाही ने, उसके अफसर ने जाके, मातहत ने जाके उसको गिरफ्तार किया। हमारे मुल्क में चाहिए ये चीज। काजी ईसा साहब, आपने पहले तो आपने अपनी आपको तो इंस्टॉल किया है नवाज शरीफ वालों ने, और मैंने 2018 से लिखना शुरू किया था, 2018 से कि ये काजी ईसा को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ को सारे केस खत्म करवाएंगे, वापस लेके आएंगे। तो उस वक्त लोग हंसते थे। फेसबुक पे मैं कभी कभी लिखता होता था, अब तो मैं वो भी छोड़ गया नहीं हूं। सर, सबको ही पता था सर, सबको ही पता है। अब आने वाले वक्त का भी सबको पता है। जो वक्त आ रहा है ना, जिसके लिए ये सारी गेमें प्लान, ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये सबको पता है। आपको होश के नाखुन लेने सबको होंगे। पता है। आज जो तो कह रहे हैं होश के नाखुन लें, अवाम ही इस मुल्क को बचा सकती है। किसी के ऊपर ना तकिया रखें, ना किसी के ऊपर उम्मीद रखें, खुद निकलें और अपने हक के लिए बोलें। 30 साल बाद याद आया इनको कोई तारक जंगीरी की जो सनद है वो चली है। बताएं। वो बेज़ाब्तगी है उसमें, ये 30 साल बाद याद आया। अब ये क्यों याद आया? ये अब तो एक पागल आदमी भी ये समझ सकता है कि ये किस लिए ये सारी साजिशें हो रही हैं, किस लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखे ना, अब कोई माइट इज राइट है सर, अब इससे आगे मैं और लफ्ज बोल ही नहीं सकता। माइट इज राइट, बस जिसका लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। और ये बड़ी 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 ये दर्दनाक, क्या ये बड़ी बड़ी बेहुदा सूरत हाल है, यकीन करें शर्मनाक सूरत हाल है। और खास तौर पे पढ़ी लिखी, और ये अपने आप को प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ये आर्मी के ट्रेंड अफसर हैं ये जनाब जनरल साहब, और आप वहां पे जिस सीट पे बैठ के चवलियां मार रहे हैं आप मुल्क के, और हम लोगों की बेइज्जती करवा रहे हैं। वो खुदा के लिए यार, मुल्क सबका है, तुम्हारा भी है, हमारा भी है, कोई होश करो। नहीं तो बुखारी साहब मुझे बताएं, एक चीज तो वाज़ेह हो गई ना कि पाकिस्तान के 76-70 साल में जो मसाइल हैं वो किन के पैदा करते हैं, और हमने समझते हैं डायरेक्टली नहीं या इनडायरेक्टली रूल तो फिर इन्होंने किया, तो फिर हम जिम्मेदारी इन्हीं को उठा रहे हैं। इन्हीं को ही भाई, देखे ना जी, ताकत इनके पास है, इख्तियार इनके पास है। अच्छा, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन भी ये थे। चलो भाई, इसी बिना पे मैं, यकीन करें, मैं पर्सनली अगर आप मुझसे आज पूछते हैं तो मैं जमहूरियत का कायल नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं जमहूरियत का कायल नहीं हूँ। एक बंदा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो लेके सबको सही करे, ठीक करे। ओके, खुदा की नजर में जाके यार ठीक हो जाओ यार, उसके खुदा की नजर में जाके जीत जाओ यार। कोई ऐसा काम कर जाओ जिंदगी में, सारी उम्र जिंदा रहना, तुमने क़यामत तक जिंदा रहना यार, खुदा के लिए यार। अच्छा मुझे बताया, आपको व्हाट्सएप पड़ता है हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से, यकीन यानी ये सारे लोग सारी जिंदगी करप्शन करते हैं, और उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो तस्बीह पकड़ते हैं, मस्जिद की पहली साहब में बैठ जाते हैं और जनाब अल्लाह अल्लाह शुरू, माफिया मांग लें। मतलब करप्शन को जुर्म नहीं समझा। मुझे बताएं, आपके मुल्क में करप्शन कितना बड़ा जुर्म है? सर जी, यहाँ तो बेइज्जती का एहसास जो है ना, लोगों का जो है ना, वो करप्शन नहीं करने देता डर के मारे। अच्छा, यानी सिर्फ ये सोचते हैं कि यार किसी को पता चल गया हमने ये हरकत की है तो वो हमारे बारे में सोचेगा क्या, कितनी बदनामी होगी हमारी। तो यहाँ रिश्वत तो ऐसे लेते हैं जैसे भाईजान आपने अपनी मजदूरी लेनी होती है। बताएं। बहरहाल तो रबानी साहब, मसला है ना सर, ये इखलाकी मसला है ना, यहीं से मुआशी मसले शुरू होते हैं। ओके, ये इसकी तरबियत की जरूरत है। ये ऊपर से ठीक होगा, जब हुक्मरान ठीक होंगे तो निचला अमला खुद ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ आज जनरल आसिम मुनीर अपने हाफिज होने का ही असर मुझे दिखा देना। हाफिज कुरान अपने आप को वो कहता है, और सैयद भी कहता है, मैं भी सैयद हूँ। नहीं, वो आपको आयतें पढ़ सुनाते हैं, वो आपको तबलीग करते नहीं, आप सुनते नहीं। मैं कहता हूँ ऐसी मुनाफिकाना आयतें ना सुनाए मुझे सिर्फ ये कह दे, एक ओवरसीज पाकिस्तानी, उससे पूछ रहा हूँ मैं बहैसियत कि यार कोई खुदा के लिए कुरान की किसी एक आयत पर खुलूस दिल से अमल करके तुम आज दिखा दो, यकीन करो हमारी तरह हमारी बेहतरी शुरू हो जाएगी। चलिए साहब, आखिरी 1 मिनट है, क्लोज करें फिर। सर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि सर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मतलब इसकी तारक जंगीरी की बात पे मैं खत्म करता हूँ कि जनाब हुकूमत आपकी, डंडा आपका, जबर आपका, आप इस पाकिस्तान के माई बाप, आप ये भी तो कह सकते हैं कि तारक जंगीर नामी कोई पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। आप तो ये भी कह सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या करूं काजी साहब।
दिल इतना टूटा हुआ है कि कोई सुबह नजर नहीं आता। शुक्रिया अदा करता हूँ सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी। पाकिस्तान का मसला एक यही है, जिसको हम सुधार लें तो पाकिस्तान को हम मुआशी बहरान से भी निकाल सकते हैं और बकिया जो मसाइल हैं उन पर भी काबू पा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।